औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर चल रहा था और चूँकि हमारा ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ है तो बेहतर ये समझा कि इसका पास पेपर्स का एक रिव्यू कर लिया जाए ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो सॉल्व हो जाए। तो आइए हम अपना ये कुछ सवालात आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2006 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा, निकालिए अपने पास पेपर्स में। टू 2006 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा होगा ये बेटा कि मैं आप लोगों को इसमें जो भी कुछ टिपिकल चीज़ें होंगी मैं आपको वो बता दूंगा और बाकी आप लोगों ने उसको करना खुद है। तो अच्छा, ये चैप्टर आपके लिए बेटा इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप ये सवाल ये चैप्टर जो है ना पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी थी आपको, इसकी कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लेनी थी क्योंकि ऑलमोस्ट 80% या 90% तक का कॉन्सेप्ट तो वही है जो कि आप लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो थोड़े से हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस रिव्यू कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई मजीद प्रॉब्लम हो तो वो भी आपकी हल हो जाए। तो ये 2006 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको निकालिए। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मल्टीटैग लिमिटेड एज एट December 31, 2006। क्वेश्चन में सबसे पहले शेयर्स कैपिटल, प्रीमियम, नेट इनकम है जनवरी 1, 2006। अच्छा, जनवरी 1, 2006 की नेट इनकम का मतलब क्या है कि ये बेसिकली आपका रिटेन अर्निंग का बिगिनिंग बैलेंस है, सही है। तो ये एक छोटी सी नई बात थी, तो ये मैंने आपको बता दी कि बेसिकली ये रिटेन अर्निंग बिगिनिंग बैलेंस है। वो रिटेन अर्निंग को आपको जनवरी 1 का नेट इनकम के नाम से भी दे सकता है। देन 10% डिबेंचर पेबल, प्लान एंड एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल का मतलब यहाँ पे जो परचेज डेबिट में नजर आ रही है वो परचेज है और जो क्रेडिट में नजर आ रही है वो सेल है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेल सैलरी दोनों अलग अलग है, इनको आपने एक साथ मर्ज नहीं करना। डायरेक्टर्स रीम्यूनरेशन यानी डायरेक्टर सैलरी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है, इसको आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड मत कर दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैरेज इन जाता है। इसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट एज यूजुअल लायबिलिटी है। फिर इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द पेड अप शेयर्स कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो आपका पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख शेयर्स हैं 10 ईच के हिसाब से। तो सवाल ये कि सर इसका एडिशनल डाटा में देने की क्या तुक है? तो बेटा अगर आप अपना सवाल ऊपर देखें तो सबसे पहले ऊपर आपको क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। उसने आपको इस 10 लाख की क्वांटिटी बता दी है कि ये क्वांटिटी में 1 लाख है 10 रुपए के हिसाब से। तो इसे उसने आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है, सही है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये आपको वो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट करने के लिए दे रहा है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है December 31, 2006 ₹5 लाख, ये आपकी एंडिंग हो गई। एस्टिमेटेड टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर ₹1,50,000। अच्छा, अब ये जो उन्होंने आपको टैक्स दिया है ना, जाहिर है ये जितनी भी है एडजस्टमेंट्स हैं। अब ये एडजस्टमेंट उन्होंने 1 2 3 4 5 करके बुलेट की शक्ल में नहीं दी हुई बल्कि पैराग्राफ की शक्ल में दी हुई है। तो आज से पहले हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें टैक्स आया हो। ये टैक्स हमारे पास पहली मर्तबा क्वेश्चन में आया है। तो जब भी कभी टैक्स की एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट आएगी टैक्स की, तो आपने उसकी एंट्री बनानी है टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। तो ये चूंकि आपका टैक्स ऑन दी प्रॉफिट है तो जाहिर है ये इनकम टैक्स है, तो एंट्री बन जाएगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। और ये जो आपका फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ उसमें आप देख लीजिएगा कि ये इनकम टैक्स कहाँ पे सबसे आखिर में माइनस होता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि ये इनकम टैक्स हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस बिल्कुल अलग से एक्सपेंस है। तो ये हो गई आपकी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री। पहली एडजस्टिंग एंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, दूसरी एडजस्टिंग एंट्री आपकी इनकम टैक्स की है, तीसरी है
द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन दी ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल। ये आपकी वो पहले चैप्टर में जो रिटेन अर्निंग वाला चैप्टर मैंने कराया था उससे रिलेटेड है, यानी रिटेन अर्निंग डेबिट एंड डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अब जाहिर है कि 10% आपने शेयर्स कैपिटल पे लेना है, तो ऊपर आपको 10 लाख नजर आ रहा है पेड अप कैपिटल, उस पे ले लेंगे आप। एंड देन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन प्लांट एसेट। अच्छा, अब ये प्लांट एसेट आपको नजर आ रहा है, तो प्लांट एसेट है 39 लाख, और इस 39 लाख पे आप डायरेक्ट 10% काउंट कर ले, जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ये आपको कहता है कि आपने ये जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए लेना है, तो फिर आपको प्लांट एसेट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, फिर 10% आप अप्लाई करते हैं। एंड देन लास्ट इज अलाउंस फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। ये इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, चूंकि उसमें एक दो चीजें थी ऐसी जो मुझे बताना जरूरी थी। अब सवाल जितने भी आगे होंगे ना, उसमें मे भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक आध दो चीजें ऐसी हो जो कि समझाने वाली हो, तो सिर्फ उन चंद चीजों की वजह से आपको पूरा सवाल नहीं कराया जा सकता। इसलिए ये मैं पास पेपर रिव्यू लेके बैठा हूं आज, ताकि आपको मैं ये बातें बता दूं। अब सवाल की रिक्वायरमेंट में वही तीन चीजें हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके पास ऑप्शन दोनों मौजूद हैं, आप इसको डी फॉर्म में भी बना सकते हैं और क्लासिफाइड फॉर्म में भी बना सकते हैं। बट मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर वो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा, तो फिर आप क्लासिफाइड फॉर्म में बनाएं, क्योंकि आपके लेवल पे जो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्लासिफाइड फॉर्मेट ही जो है वो इसका प्रोफेशनल फॉर्मेट है। सही है, तो ये आपका 2006 प्राइवेट का क्वेश्चन 1 हो गया। इसके बाद 2008 प्राइवेट का क्वेश्चन 1 निकालिए, या आप लोग अपने सामने अनसॉल्व रखिए और साथ साथ ही आप लोग उसको देखते रहिए। जहां पे आपको बात मेरी जो है वो समझ में ना आए, वहीं पर वीडियो स्टॉप कीजिए और वहीं से ही मेरी बात को दोबारा से सुनिए कि मैंने क्या कहा है। तो ये 2008 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको सबसे पहले ये स्टार कंपनी लिमिटेड है, सबसे पहले आपको डेबिट बैलेंस नजर आ रहे हैं, कैश अलाउंस फॉर बैड डेट 1000। देखो बेटा, अलाउंस फॉर बैड डेट के बारे में हमने ये बात पहले भी पढ़ रखी है कि अलाउंस फॉर बैड डेट एक ऐसा आइटम है जो डेबिट में भी पाया जा सकता है और क्रेडिट में भी पाया जा सकता है। तो ये डेबिट में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट में आता है, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, दायरा ये आपकी बिगिनिंग होगी, मशीन परचेजेज, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, सेल्स सैलरी एक्सपेंस। अच्छा, अमूमन हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हम सिर्फ सैलरी एक्सपेंस पढ़ते थे, जबकि यहां पर हम जो ज्यादातर सवाल कर रहे हैं उसमें ऑफिस सैलरी अलग है और सेल्स सैलरी अलग है। तो इसलिए अगर ये आपको ऑफिस सैलरी और सेल्स सैलरी अलग अलग बताता है तो फिर आपने उसको अलग अलग ही ट्रीट करना है। फिर इसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, ऑडिटर्स फीस का मतलब, ऑडिटर्स फीस का मतलब भी सैलरी ही होता है, यानी ऑडिटर को हम जो है वो उसकी सैलरी को हम फीस का नाम दे देते हैं, तो ये ऑडिटर्स फीस भी हमारे लिए एक्सपेंस है। डायरेक्टर्स फीस, अच्छा फीस को वो रीम्यूनरेशन भी कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही है। इसके बाद डायरेक्टर्स फीस है और डिस्काउंट ऑन शेयर, ये शेयर डिस्काउंट है जो कि अब तक बहुत कम सवालों में आया। इनफैक्ट हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था इश्यूएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, उसमें भी हमने डिस्काउंट बहुत कम पढ़ा है और इस चैप्टर में तो गालिबन ये आया ही फर्स्ट टाइम है। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस में अकाउंट पेबल है, डिबेंचर पेबल है, शेयर्स कैपिटल है, सेल्स है और रिटेन अर्निंग के आगे क्वेश्चन मार्क है। देखो बेटा, बहुत ही आसान और सादा सा उसूल मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी डेबिट में क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है और कभी क्रेडिट में क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। अगर वो क्रेडिट में क्वेश्चन मार्क छोड़ दे तो आप डेबिट का टोटल कीजिए, जो भी डेबिट का टोटल आए, और क्रेडिट के जितने आइटम है वो सारे माइनस कर दीजिए। तो सारे माइनस करने के बाद जो आखिर में बचेगा वो रिटेन अर्निंग होगा। अगर डेबिट में वो कोई क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है तो फिर आप क्रेडिट का पहले सारा टोटल कर लो और क्रेडिट का टोटल करने के बाद डेबिट 1 बाय 1 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपका डेबिट का क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वो छोड़ता है वो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये अर्निंग का मतलब है रिटेन अर्निंग और जाहिर है ये बिगनिंग है। एडजस्टमेंट इसकी बहुत सिंपल है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग है, अलाउंस फॉर बैड डेट 1300 है। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट लिखा हुआ है 1300, ये आपने इसके अंदर जो सवाल वाला अलाउंस फॉर बैड डेट है 1000, ये आपने ऐड करना है क्योंकि ये आपके डेबिट में है। अगर क्रेडिट में होता तो आप माइनस करते और अगर डेबिट में होगा तो आप उसको प्लस करेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी, प्रीपेड रेंट है, इसकी आप एडजस्टमेंट करेंगे जैसे आप जो है वर्किंग करते हैं, और डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड। बहुत ही सिंपल और सादा सा सवाल है, आपको ये तसल्ली हो जाएगी ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन देख के कि मैंने आपको जो सवालात कराए हैं वो इससे ज्यादा मुश्किल है,
जबकि आपके पास पेपर्स में इससे कहीं ज्यादा आसान सवाल आए हैं। तो इससे आपको एक ये बात, इस बात की भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई, हम लोगों ने पार्ट 1 में भी ये चैप्टर पढ़ा था और पार्ट 2 में भी ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता चैप्टर है, तो ये हमारा चैप्टर पक्का हो गया, यानी हमें इसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है। नाउ रिक्वायरमेंट्स आर सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड बैलेंस शीट, और इसमें तो बाकायदा मेंशन है कि आपने क्लासिफाइड फॉर्म में ही ड्रॉ करनी है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाइए आप 2011 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, ये एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है। सबसे पहले XY कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹80 लाख डिवाइडेड इनटू 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बेटा मैं आपको पहले भी कई मर्तबा बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि जो आपको क्वेश्चन के शुरू में ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल दिया हुआ होता है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि हमारी कंपनी इतने अमाउंट से रजिस्टर्ड है, यानी हम इतना अमाउंट पब्लिक से ले सकते हैं। पब्लिक से अमाउंट लिया कितना है वो यकीनन इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जो अमाउंट हमने पब्लिक से लिया है वो ऑथराइज नहीं, बल्कि वो शेयर्स कैपिटल होगा या पेड अप कैपिटल होगा या इशूड कैपिटल होगा। सही है, तो वो असल वो होता है जो कि सवाल में गिवन होता है। तो टाइटल ऑफ अकाउंट्स में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट, क्रेडिट में ऑफिस सप्लाईज, मर्चेंडाइज बिकनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, मशीनरी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि कोई भी आप में से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में पुट ना कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि ये हमारा फिक्स इंटेंजिबल एसेट होता है। जब हम सारे टेंजिबल एसेट लिख लेते हैं तो आखिर में इस इंटेंजिबल एसेट की बारी होती है। अकाउंट पेबल 10% बॉन्ड्स पेबल, ये बॉन्ड पेबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब हम लायबिलिटीज लिखते हैं तो पहले लॉन्ग टर्म लिखते हैं, बाद में करंट लिखते हैं। पेड अप कैपिटल यानी शेयर्स कैपिटल, रिटेन अर्निंग बिगिनिंग है, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन इनकम यानी आपकी अदर इनकम है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज ट्रांसपोर्टेशन इन, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब देखो ये जो इनकम टैक्स एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है, पहली बात मैं आपको ये बात एक मरतबा फिर बता रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं बेटा, सारे एक्सपेंसेस को हम एक साथ लिख सकते हैं, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। बट इनकम टैक्स एक्सपेंस ये कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लिखा जाता, क्योंकि इनकम टैक्स एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता ही नहीं है। इसलिए जब भी इनकम टैक्स एक्सपेंस आपको लेना हो, चाहे वो आपको ट्रायल बैलेंस से लेना हो या फिर आपको अपनी एडजस्टिंग एंट्री से उठाना हो, इसको आपने आखिर में जाके माइनस करना है। जब इनकम बिफोर इनकम टैक्स आता है ना, उसके बाद आपको ये इनकम टैक्स एक्सपेंस बाद में माइनस करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी मैं आपको बता रहा था उसके अंदर ये इनकम टैक्स एक्सपेंस एडजस्टमेंट में था 2006 प्राइवेट वाले सवाल में, इसके अंदर ये ट्रायल बैलेंस में आ गया, मे बी के आगे जाके जो है वो एडजस्टमेंट में भी आ जाए। एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। नाउ द एडजस्टमेंट डाटा इज रेंट एक्सपेंस ₹30,000। अब ऊपर जाके देखिए, ऊपर भी आपको रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 26,000, नीचे दिया हुआ है 30,000। टाइटल सेम है, डिफरेंस ले लेंगे आप, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो चूंकि एक्सपेंस और एक्सपेंस का डिफरेंस जो है वो कंडीशन अप्लाई होता है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट लगेगा। 4,000 का डिफरेंस है, पेबल से एंट्री बनेगी। मैं आपको जबानी एंट्री भी बताता जाता हूँ, आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके ये एंट्रीज आप अपने पास नोट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जब आप खुद से करें तो फिर मेरी बताई हुई एंट्री आप मैच कर सकते हैं। इसकी एंट्री बन जाएगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 4,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री फिक्स होती है, आपको मालूम है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,35,000। डेप्रिसिएशन का अगर अमाउंट दे दिया जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट ₹5,000 फॉर द ईयर। हाँ, अलाउंस फॉर बैड डेट में अगर आपको अमाउंट दिया जाए तो अगर ये बाय के साथ अमाउंट हो तो फिर तो हम डायरेक्ट एंट्री बनाते हैं, लेकिन अगर बाय के साथ अमाउंट ना हो, जैसे अगर ये होता है कि अलाउंस फॉर बैड डेट इंक्रीज बाय, तो फिर तो हम डायरेक्ट यही अमाउंट ले लेते हैं। लेकिन अगर बाय के साथ ये अमाउंट ना हो तो फिर हमें ऊपर वाले अमाउंट को प्लस माइनस करना पड़ता है। तो ऊपर जाके देखिए, आपको अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट में नजर आ रहा है 4,500। डेबिट में होता है तो प्लस करते हैं, क्रेडिट में होता है तो माइनस करते हैं। तो अगर आप माइनस कर देंगे तो 500 आंसर आ जाएगा। एंट्री बन जाएगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 500। अच्छा सर, फर्ज करें कि ऊपर 4.5 की वजह 5.5 होता, तो अब मैं 5,000 में से जब 5.5 माइनस करता तो 500 मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाता। अब जरा याद कीजिए, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर बैड डेट्स का अमाउंट नेगेटिव में आ जाए तो क्या एंट्री बनती है, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे बस आपको कैपिटल की बजाय रिटेन अर्निंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद है एप्रोप्रिएट ₹50,000 फॉर प्लान एक्सटेंशन एंड ₹40,000 फॉर कॉन्टीजेंसीज। तो ये सिंपल आपकी रिजर्व की एंट्री है।
उसके बाद डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 10% ऑन कैपिटल यानी शेयर्स कैपिटल। रिक्वायरमेंट वही तीन है, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट। अच्छा ये बात भी बता दूं आपको बेटा कि अगर वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पूछे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ना ही पूछे, तो भी बेटा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो जाहिर है आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से जो एट दी एंड आंसर आता है रिटेन अर्निंग का वही लिखते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग वो पूछे ना पूछे आपको बताना पड़ेगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये आपका 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा ये सवाल कभी कभी स्किप भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, तो कोई बात नहीं। नाउ Xerox Limited has an authorized capital of rupees 20 lakh divided into shares of rupees 100 each. Following is the pre-closing trial balance। और उसके बाद आपको ये जो ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है, इसमें आपको कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मर्चेंट मशीनरी, बिल्डिंग परचेजेस, कैरेज इन, सैलरी एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, और फिर इसके बाद क्रेडिट साइड पे शेयर्स कैपिटल, अलाउंस फॉर बैड डेट, अकाउंट पेबल, रिटेन अर्निंग, सेल्स, कमीशन इनकम और 10% बॉन्ड पेबल। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट डेटा इज डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड ऑन मशीनरी एट 10% एंड ऑन बिल्डिंग 15%। डायरेक्ट आपने मशीनरी और बिल्डिंग पे 10% और 15% ले लेना है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वॉज नील। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? प्रीपेड। तो ये हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज नील, यानी एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 0, जबकि ऊपर लिखी हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस 6000। अच्छा, अक्सर बच्चे इस वाली एंट्री को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो 0 लिखा है, तो 0 से तो एंट्री बनती नहीं है। तो भाई पहली बात तो ये है कि आपने एंट्री एडजस्टमेंट से बनानी नहीं है, आपको तो डिफरेंस लेना है, क्योंकि ऊपर भी प्रीपेड इंश्योरेंस है और नीचे भी प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो जब दोनों जगह प्रीपेड इंश्योरेंस है तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी 6000 में से आप 0 माइनस करेंगे तो 6000 आएगा। तो आपको 6000 से एंट्री बनानी है, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। देन रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 12000, जबकि ऊपर लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस 16000। ऊपर भी एक्सपेंस, नीचे भी एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस, कंडीशन अप्लाई, और जो कंडीशन लग रही है वो है ट्रायल बैलेंस ग्रेटर देन एडजस्टमेंट, कितना? 4000। तो एंट्री बन जाएगी प्रीपेड एंड डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन एट 6% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी आप अकाउंट रिसीवेबल का जो कि 60000 है उसका लेंगे आप 6%, तो ये बनेगा 3600। जबकि आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट में पड़ा हुआ है 3000, तो जो 3600 है उसमें से आप क्रेडिट वाला 3000 माइनस कर देंगे तो आपके पास 600 बचेगा, और चूंकि वो 600 पॉजिटिव बचेगा तो आप किसकी एंट्री बना देंगे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। नाउ बॉन्ड्स आर इशूड ऑन अक्टूबर 1, 2014। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है सर, इसका क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल अजीब सी एडजस्टमेंट लग रही है, इसका मतलब क्या है? तो खाली इतना कह रहा है बॉन्ड इशू किए गए थे अक्टूबर की 1, 2014। बेटा ऐसा कोई भी सवाल जिसके अंदर वो इस किस्म की एडजस्टमेंट दे दे, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा ईयर एंड कब होता है। तो आप ऊपर जाके देखिए तो आपको नजर आ रहा है कि हमारा ईयर एंड होता है दिसंबर की 31, 2014। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बॉन्ड्स इशू किए थे अक्टूबर की 1, 2014 को, और आपका काउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर की 31, तो जिस तारीख को आपने इशू किए थे उस तारीख से लेकर दिसंबर की 31 तक कितने महीने बनते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बनते हैं 3 महीने। सवाल ये कि सर चले ये तो मान लिया 3 महीने बनते हैं, लेकिन ये इतनी अजीब सी एडजस्टमेंट इसका करें क्या? तो बेटा ऐसी एडजस्टमेंट का मकसद ये होता है कि वो कहना चाह रहा है कि बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट है ना, आपने उसकी इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। तो सर अगर हमें इंटरेस्ट की एंट्री भी बनानी है तो एटलीस्ट वो हमें इंटरेस्ट का रेट तो बताए। तो बेटा इंटरेस्ट का रेट वो आपको 2 में से किसी भी एक जगह बता देगा, या तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में बता देगा तो आप वहां से ले लो, या फिर वो एडजस्टमेंट से बता देगा तो वहां से ले लो। तो उसने आपको एडजस्टमेंट में नहीं बताया, ऊपर बता दिया 10%, तो आपने 2 लाख का पहले तो लेना है 10%, ये बन जाएगा 20000। लेकिन चूंकि आपने ये बॉन्ड अक्टूबर की 1 को इशू किए थे, इसलिए आपको इस अमाउंट के भी सिर्फ 3 महीने लेने हैं, यानी जो 20000 आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 5000। तो इसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इस वाली एंट्री को खास तौर पर हाईलाइट कर लीजिए। ऐसी वाली एंट्री जो कि थोड़ी सी जो है वो वेग होती है, मुबहिम होती है, इनका मकसद ये होता है कि वो आपसे इंटरेस्ट की एंट्री पूछना चाह रहा है। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की एंट्री बड़ी सिंपल है, बना लेंगे। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड एट ₹2 पर शेयर। अब देखिए जब डिविडेंड आपको पर शेयर के हिसाब से बताया जाए तो पर शेयर के लिए आपको शेयर्स कैपिटल के क्वांटिटी पे लेना है। अब अगर मैं सवाल में जाके देखूं तो मेरे पास शेयर्स कैपिटल जो है वो 16 लाख रुपए की शक्ल में है,
तो क्वांटिटी नहीं है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। ये बात एक बार ध्यान में बिठा दीजिए बेटा कि शेयर्स कैपिटल का जो भी अमाउंट दिया जाएगा, अगर उसकी क्वांटिटी निकालनी है तो बस उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप उसको 10 से डिवाइड कर दो, चाहे जिस चैप्टर में भी पढ़ रहे हो, बस 10 से डिवाइड कर दो, क्वांटिटी आ जाएगी। तो 1,60,000 क्वांटिटी आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,20,000 बन जाएगा रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। और फिर उसके बाद कहते हैं एंड अप्रोप्रिएट अ सम और रुपीज 80,000 फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। तो ये बन गया आपका रिजर्व, और रिजर्व की एंट्री आपको पता है रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन क्रेडिट। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा, इस सवाल को देखकर ही आपको थोड़ी सी तसल्ली हो रही होगी कि हाँ भाई ये कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है, इसका अच्छा खासा हम पार्ट 1 में तसल्ली से पढ़ चुके हैं। नाउ तयान कंपनी लिमिटेड है, ये 10 लाख जो है वो कैपिटल से रजिस्टर्ड है, जो कि क्वांटिटी में 1 लाख बनता है। आपको नजर आ रहा है डाटा कैश रिसीवेबल अनएक्सपायर्ड, जहां जहां अनएक्सपायर्ड लिखा है वहां पे आप प्रीपेड लिख दीजिए। बट रिमेंबर कि ये अनएक्सपायर्ड प्रीपेड सिर्फ वहां होगा जहां सप्लाईज नहीं होगा। अगर सप्लाईज के साथ अनएक्सपायर्ड लिखा होता है तो उसको फिर हम प्रीपेड नहीं बोलते, उसको हम सिर्फ सप्लाईज कहते हैं। फर्नीचर, लैंड, इक्विपमेंट, सैलरी एक्सपेंस, बैंड एक्सपेंस, रिटेन अर्निंग। अब देखो बेटा ये रिटेन अर्निंग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये बेटा कि मैं जो देख रहा हूं ना, ये बेसिकली आपका वो नहीं है, ये इसको ये मत समझिएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ये डेबिट साइड है और जो राइट हैंड साइड पे लिखा है क्रेडिट साइड है। वजह इसकी है कि जो राइट हैंड साइड पे लिखा है उसमें भी बहुत सारे वो आइटम है जो डेबिट में होते हैं। तो बेसिकली एक हैपासर्ड वे में सवाल दिया हुआ है, इसमें कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि डेबिट और क्रेडिट की जो है वो आइडेंटिटी के साथ हो। तो फिर ऐसा कोई भी सवाल जिसमें डेबिट और क्रेडिट मेंशन ना हो तो आपको पहले को सवाल को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डेबिट वालों पे डी लिखना पड़ेगा, क्रेडिट वालों पे सी लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप लिखते रहिए कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, लैंड डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ब्रांड एक्सपेंस डेबिट। रिटेन अर्निंग डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि नहीं बताया तो हम उसको क्रेडिट एज्यूम करेंगे। एज वेल एज अलाउंस फॉर बैड डेट, ये भी डेबिट में हो सकता है और क्रेडिट में हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया तो हम उसको भी क्रेडिट एज्यूम करेंगे। तो दोनों क्रेडिट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर ये भी क्रेडिट, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज क्रेडिट, इन्वेंट्री जनवरी 1 डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेस डेबिट, कैरेज इन डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, 5% बैंक लोन क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, इनकम टैक्स क्रेडिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। अब देखो शेयर्स कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, चूंकि आपको ये बात तो मालूम है कि शेयर्स कैपिटल क्रेडिट का आइटम है तो उसके आगे लिख दो क्रेडिट। अब चूंकि ये क्रेडिट का आइटम है तो अब आपको पहले सारे डेबिट जमा करने पड़ेंगे और सारे डेबिट जमा करके क्रेडिट 1 by 1 माइनस कर देंगे तो जो एट द एंड बचेगा वो शेयर्स कैपिटल होगा। ओके, इसके बाद कहते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजिंग रुपीज 20,000, जबकि ऊपर दी हुई है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 25,000, ऊपर भी प्रीपेड नीचे भी प्रीपेड, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस बनेगा 5,000 और ये 5,000 क्या कहलाएगा आपका एक्सपेंस, यानी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस फॉर 1 ईयर ऑन अक्टूबर 1, 2015। अब याद कीजिए बेटा, मैंने आपको पार्ट 1 में टाइम लाइन वाली एडजस्टमेंट कराई थी, ऑल्दो के पार्ट 2 के अंदर वो टाइम लाइन वाली एडजस्टमेंट बहुत कम आती है या ना होने के बराबर आती है। तो आप अपना पार्ट 1 का रजिस्टर निकालिएगा, उसमें जाके देखिएगा मैंने टाइम लाइन बनवाई थी। उस टाइम लाइन का जो शुरू वाला हिस्सा होता है, उस टाइम लाइन का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है जिसमें बीच में मैं लाइन लगाता था, वहां पे मैं लिखता था अकाउंटिंग ईयर एंड। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा दिसंबर 31 को। शुरू वाले में लिखता था जिस तारीख को आपने पे किया है, तो आपने पे किया अक्टूबर की 1 को। अब अक्टूबर की 1 को आपने पे किया है 1 साल के लिए, तो इसका मतलब है कि तो अक्टूबर की 1 2015 को जो पे किया है ये अगले साल सितंबर की 30 2016 में जाके एंड होगा। तो जो आपकी टाइम लाइन का आखिरी वाली लाइन होगी ना, आखिरी वाला नुकता होगा, वहां पे जाके आप लिखेंगे सितंबर 30 2016। फिर आपको पता है कि जो टाइम लाइन के जो पहला वाला पार्ट होता है, जो पहला वाला गैप होता है, यानी अक्टूबर 1 से लेके दिसंबर 31 3 मंथ्स, ये वाले महीने कहलाएंगे एक्सपेंस। और जो आपके दूसरा वाला गैप है यानी दिसंबर 31 से लेके सितंबर 30 2016, ये वाले महीने कहलाएंगे प्रीपेड। अब अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रीपेड की दी हुई हो तो आप एक्सपेंस एंट्री बनाते हैं। तो आप देख लीजिए ऊपर आपको इंश्योरेंस प्रीपेड के नाम से दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंफॉर्मेशन प्रीपेड की है तो एंट्री एडजस्ट जो है वो एक्सपेंस से बनेगी। तो आपको एक्सपेंस वाले मंथ से एंट्री बनानी है, यानी 9 मंथ्स की एंट्री बनेगी फ्रॉम जनवरी 1 टिल सितंबर 30। तो इसकी एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इसके लिए आपको पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस का जो अमाउंट है 12,000, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 रुपए पर मंथ आ जाएगा।
और चूंकि आपको 9 मंथ्स का एक्सपेंस लेना है तो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 रुपए से एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस 30,000 नीचे है जबकि ऊपर 40,000 है, दोनों जगह एक्सपेंस है, कंडीशन लगेगी और कंडीशन क्या लगेगी, ट्रायल बैलेंस ग्रेटर देन एडजस्टमेंट, 10,000 का डिफरेंस है जो कहलाएगा प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। एग्रूड रेंट, एग्रूड की एंट्री फिक्स होती है, सिंपल रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। बैड डेट्स आर 2.5% ऑन नेट क्रेडिट सेल, वेरी सिंपल। इनकम टैक्स फॉर द ईयर 16,000। अब देखो ऊपर भी इनकम टैक्स है और नीचे भी इनकम टैक्स है, तो अब चूंकि दोनों जगह पे इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है तो अब आपको यहाँ पे गाइडलाइन लगानी होगी। जो मैंने आपको पहला वाला सवाल कराया था ना उसमें ऊपर इनकम टैक्स नहीं था, तो फिर मैंने जो नीचे वाली इनकम टैक्स एंट्री बनाई थी पहले सवाल में 2006 प्राइवेट में, तो वहां पे मैंने कह दिया था इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट इनकम टैक्स पेबल की बना दो। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी इनकम टैक्स एक्सपेंस है 15,000 और नीचे भी इनकम टैक्स एक्सपेंस है कितना, 16,000। तो यहाँ पे दोनों एक्सपेंस हैं और एक्सपेंस का डिफरेंस लेंगे 1,000 और एक्सपेंस में आप जब डिफरेंस लेते हैं तो कंडीशन लगती है और यहाँ पे कंडीशन लग रही है ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट 1,000, तो इसकी एंट्री बन जाएगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। डेप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल पे रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी मोटर व्हीकल पे आपने डेप्रिसिएशन लेना है, सॉरी फिक्स एसेट पे आपने डेप्रिसिएशन लेना है रिटर्न डाउन वैल्यू से। तो फिक्स एसेट हमारे पास दो हैं, एक फर्नीचर है और एक ऑफिस इक्विपमेंट है। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता इसलिए आपने उसको नहीं लेना। अब जब आप फर्नीचर और इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लेंगे तो पहले आप इनमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद 10% जो है वो लगाएंगे। एक्रूड कमीशन इनकम, एक्रूड की एंट्री फिक्स होती है और चूंकि इनकम के साथ है तो रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इन्वेंट्री की एंट्री फिक्स होती है, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज एंड प्लान एक्सटेंशन, वेरी सिंपल। सही है, तो ये सवाल हो गया। इसके बाद 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। डेबिट के आइटम सारे दिए हुए आपको और कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे आपको अलग से बतानी पड़े। क्रेडिट के भी सारे आइटम दिए हुए हैं, सप्लीमेंट्री डाटा फॉर एडजस्टमेंट भी सिंपल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, डायरेक्टर्स फीस पेबल, तो चूंकि ये पेबल है तो डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी, फिक्स एंट्री है, फीस एक्सपेंस डेबिट फीस पेबल क्रेडिट। एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड 15,000 जबकि ऊपर लिखा हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, तो गाइडलाइन नंबर 2 लग जाएगी। डेप्रिसिएशन है प्लान एसेट पे 5% ऑफ कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट पे 5% लगा लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम फिक्स एंट्री है, कमीशन इनकम डेबिट, सॉरी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजॉल्व टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड 5% ऑन पेड अप कैपिटल, सिंपल कैश डिविडेंड पेबल रिटेन एंड डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट और एप्रोप्रिएट फॉर प्लान एक्सटेंशन एंड कॉन्टीजेंसीज यानी रिजर्व वाली एंट्री। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 2006 रेगुलर। इसके अलावा भी क्वेश्चन है, मैंने आपको सिंपल कुछ चंद सवाल बता दिए ताकि आपकी हौसला अफजाई हो जाए और आप उसको बआसानी कर सकें। तो बेटा ये भी एक बड़ा सवाल है 2016 रेगुलर का। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल, परचेज, सेल रिटर्न, वेजेस एक्सपेंस इज जस्ट लाइक अ सैलरी एक्सपेंस। मे बी सैलरी अलग से दी हुई हो तो वेजेस को आप अलग से काउंट कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग, कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल के आगे लिख लीजिए कैरेज आउटवर्ड, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाता है। कैरेज ऑन परचेज का मतलब है कैरेज इनवर्ड यानी ट्रांसपोर्टेशन इन। बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, सैलरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, एक्सपेंस की कैटेगरी में मत लिख दीजिएगा, ये आपका एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये आपका फिक्स इंटेंजिबल एसेट है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, सेल्स, परचेज रिटर्न, पेड अप कैपिटल, अकाउंट पेबल, बॉन्ड पेबल, रेंट इनकम और रिटेन अर्निंग। इसके बाद सिंपल आपकी एडजस्टमेंट भी बड़ी सिंपल है, आप खुद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो बेटा ये हमारा इस चैप्टर का एक पास पेपर्स का रिव्यू था। अच्छा हाँ, एक सवाल ये कि आपके पास पेपर में तो गालिबन नहीं, मेरे ख्याल में आपके हैंड आउट में सवाल आए हुए ऐसे जिसके अंदर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनी बनाई गिवन है। आपको याद होगा पार्ट 1 में भी मैंने आपको एक सवाल करवाया था और खासतौर पर जो बच्चे हमारे इंटर कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं उन्होंने तो फर्स्ट में भी पढ़ा था कि समटाइम्स आपको सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है। आप अपने जो है वो इस हैंड आउट वाले चैप्टर में जाके देखिएगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि जिस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो वो सवाल निस्बतन आसान होता है उस सवाल के जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें खुद से कैलकुलेट करनी हो। बस बताने का मकसद यह है कि ऐसा सवाल जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती है क्वेश्चन में, उसमें फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई आइटम नहीं होता, यानी ना उसमें परचेज होती है, ना उसमें परचेज रिटर्न होता है, ना परचेज डिस्काउंट होती है, ना ट्रांसपोर्टेशन होता है, ना मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग होती है।
होना तो ये चाहिए कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी ना हो, लेकिन इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग होती है, क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला आइटम नहीं है, वो बैलेंस शीट में भी जाता है। और ऐसे सवाल में, जिस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एडजस्टमेंट भी नहीं होती, बल्कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में होती है। तो एक क्वेश्चन आपने अपने हैंड आउट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला भी करना है, ये आपका असाइनमेंट है। जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये भी सारे आपके असाइनमेंट्स हैं, और जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला सवाल दिया है, कोई एक सवाल आप अपने अपने पास पेपर से उसको भी करना है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। ये आपका इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है, तो उसको आप जो है वो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह।